guys, welcome or welcome back to the Sketch School of Art and Creativity. I am Anshika Goswami, fashion design graduate from NIFT कोलकाता. आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं NIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को लेके सारी इन्फॉर्मेशन. अब क्या होता है कि हमें पता है कि गैट के अंडर में लाइक जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंडर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं एंड क्रिएटिव एबिलिटी में क्या क्या आता है, कितनी वेटेज होती है. बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, लाइक कैटेगरीज में क्या क्या आएगा. अब जैसे जनरल एबिलिटी टेस्ट है, उसमें किस कैटेगरी पे कौन कौन सी कैटेगरीज पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, लाइक क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वालिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो जिसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस होंगे एंड सोल्यूशन भी उनके बेसिस पे ही आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे. एंड ऐसे ही क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के अंडर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी जब हम सोल्यूशन दे रहे होंगे, जब हम आंसर लिखेंगे या फिर हम स्केच करेंगे क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में. तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो हमें कवर करने ज़रूरी हैं, जिससे कि जब भी आपकी शीट को कोई इवेल्युएट करे तो वो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रख के आपकी शीट को इवेल्युएट करता है, आपके आंसर को इवेल्युएट करता है, वो सारी चीज़ें आपको भी समझ आए कि किस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज थिंग्स हमारे पास है जो मैं आज आपसे सब शेयर करने वाली हूँ. एंड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि अभी 2 साल से निफ्ट का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, लाइक पैटर्न चेंज हुआ है. सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है बट पैटर्न ज़्यादा चेंज हुआ है. जैसे कि सिलेबस में अगर हम बात करें तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में जैसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंडर में पैसेजेस आते थे, जो रीडिंग पैसेजेस होते हैं, अनसीन पैसेजेस, तो वो आते थे उस टाइम पे 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा. अभी बहुत लेंदी पैसेजेस आते हैं, पहले उतने लेंदी नहीं होते थे बट अभी बहुत लेंदी आने लग गए हैं. एंड जब से ये लॉकडाउन वाला थिंग ओवर हुआ है तब से ये थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ है. जैसे कि आपका जो टेस्ट है, पहले हम पेन पेपर टेस्ट देते थे बट अभी क्या है कि अभी थोड़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं. अभी क्या है, सीबीटी का रूल अभी अभी शुरू हुआ है, जिसमें सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. अब क्या होगा कि पूरा फॉर्मेट वही होगा. जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो जो चीज़ें होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको टिक करना होता है, बट पहले हम पेन पेपर पे ओएमआर शीट पे टिक करते थे. और अब डिफरेंस आया है कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम उनको टिक करेंगे. अभी इससे बेनिफिट क्या है वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि इससे बेनिफिट है कि पहले ओएमआर शीट पे आप अगर गलती से गलत आंसर टिक कर देते हैं तो आप सही नहीं कर सकते, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा एंड वो आंसर माना ही नहीं जाएगा. बट अभी क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका ऑन स्क्रीन होंगे, तो आप अगर कोई बाई एनी चांस आपने कोई गलत आंसर टिक किया है तो आप सही आंसर भी टिक कर सकते हैं उसी टाइम पे. तो आपको इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होगा जैसे ओएमआर शीट पे आप करेक्शन नहीं कर सकते थे तो वहाँ नहीं कर सकते. तो ये चीज़ एक एडवांटेज होगा, बट ये बहुत छोटा एडवांटेज है बिकॉज बहुत सारा टाइम जाता है ये सब चीज़ें सोचने में. एंड उस टाइम पे आपके लिए एक एक मिनट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको NIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से पहले पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग बहुत इक्विप्ड नहीं होते हैं, बहुत लोग अपनी डेली रूटीन में लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स पे काम नहीं कर रहे हैं. ऑब्वियसली कि जब से अभी कोविड का सिचुएशन आया तब से सब लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो चुके हैं, हर एक चीज़, हर एक बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है. बट अभी भी बहुत लोग हैं जिनको आदत नहीं पड़ी है ये सब चीज़ों की, गैजेट्स यूज़ करने की फ्रीक्वेंटली. आप मेक श्योर करें कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से पहले आप थोड़ा सा हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले लें, जिससे कि आपको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट मिस न करें. तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रिएटिव एबिलिटी एंड जनरल एबिलिटी कवर करते हैं, जहाँ पे क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की वेटेज होती है 50%, जनरल एबिलिटी टेस्ट की होती है 30%. एंड सेकेंड राउंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है सिचुएशन टेस्ट. अब सिचुएशन टेस्ट की वेटेज होती है 20%. अब हम जनरल एबिलिटी टेस्ट से शुरू करते हैं. जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि हमारा
100 मार्क्स क्वेश्चंस कवर करता है, जो कि हमें 2 आवर्स के ड्यूरेशन में पूरा करना होता है। एंड अगर हम इसको कैटेगराइज़ करें कि किस-किस पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बेसिस पर, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर, एनालिटिकल एबिलिटी के बेसिस पर एंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बेसिस पर। अब क्वांटिटेटिव एबिलिटी कैटेगरी के अंडर में आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो proportions, problems on ages, time and distance, problems on trains, boats and streams, clocks and calendars, volume and surface areas, height and distance and probability। क्या है कि ये सारी चीज़ें आप 10th क्लास तक जितना भी आपने मैथ पढ़ा है, जितना भी आपने मैथ में लाइक फिज़िक्स साइंस में आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री जितना भी आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ आएँगी, थोड़ी-थोड़ी यूज़ आएँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट यूज़ आएँगी। 10th से ऊपर का कोर्स में कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो 10th से ऊपर 11th-12th का मैथ आ रहा है या कुछ आ रहा है। 10th तक जो आपने बेसिक पढ़ा है, इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने 6th, 7th, 8th में भी पढ़ी हैं, 9th में भी पढ़ी हैं, 10th में भी पढ़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बेसिक लेवल मैथ आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी एग्ज़ामिनेशन से पहले। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, जहाँ पे आपकी वर्बल एबिलिटी टेस्ट की जाती है उन क्वेश्चंस के थ्रू जो कि आपसे पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन synonyms, antonyms, word with corresponding meanings, singular and plural, fill in the blanks जो कि आपका ग्रामर का पार्ट भी है, one word substitution, idioms and phrases, correct spellings and analogy test। जैसे हम लोग इंग्लिश के एग्जाम्स आज तक देते आए हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, इन सब में हम एग्जाम देते हैं जब भी, तो इंग्लिश का जब एग्जाम होता है वहाँ पे हमें पैसेज रीड करने के लिए दिया जाता है। तो पैसेज रीड करके हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स हमें पुट करने होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबके आंसर उस पैसेज में से हमें ढूंढ के लिखने होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पैसेजेस आते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू अभी प्रीवियस कुछ 2 साल से अभी पैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे पहले पैसेजेस कम आते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में निफ्ट के, बट अभी पैसेज काफ़ी लेंदी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपको टाइम लग सकता है पूरा पैसेज पढ़ने में। तो कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे आप उनके थ्रू जल्दी से जल्दी पैसेज बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के भी आप आंसर्स कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो वो जो ट्रिक्स हैं वो आप हमारे डेमो क्लासेस में भी सीख सकते हैं। आप अगर हमें हमारी क्लासेस के लिए एनरोल करते हैं तो वहाँ पे भी सीख सकते हैं। बट अगर आपको वो ट्रिक्स नहीं आएँगी और पैसेज बहुत लेंदी होंगे, जहाँ पे आप एक पैसेज पे अपने 10 मिनट वेस्ट करेंगे, वहाँ पे अगर वो ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको आती होंगी, तो शायद आप 1 से 2 मिनट लगाएँगे। तो वो सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी आपको ध्यान में रखनी होंगी कि कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो, बिकॉज़ टाइम इज़ एवरीथिंग। एग्ज़ाम में आपका टाइम सब कुछ है, बिकॉज़ टाइम अगर आप नहीं दे पाए और आपने ज़्यादा टाइम दे दिया एग्ज़ाम में, तो एक क्वेश्चन को आपने ज़्यादा टाइम दे दिया समझने में या फिर सॉल्व करने में, तो हो सकता है आपके आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएँ। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये तो आप बचपन से ही करते आए हैं, हमेशा से हम लोग करते आए हैं। ये ग्रामर जितना भी हमारा इंग्लिश का ग्रामर पार्ट होता था, वो सारा इसी पे बेस्ड होता था, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता था, कि हम लोग फ्रेजेस बनाते थे, स्पेलिंग्स करेक्ट करते थे, वर्ड मैचिंग करते थे, फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे भी यूज़ आने वाली हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी का है, वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी की, जहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, कंपैरिजन ऑफ रैंक्स, डायरेक्शंस, सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, number puzzles, data sufficiency, blood relation, decision making, analytical reasoning, paper folding, mirror images, pattern completion, cubes and dices, rule detection and shape construction से related questions आएंगे। अब क्या होता है कि ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होता है।
तो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे ब्लड रिलेशन और इन सब में, ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे पूरे आंसर्स लिखने होंगे। इट्स लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस। तो वहाँ पे आप जस्ट आराम से सोच सकते हैं, बट आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई कोई आधा-आधा मार्क्स का होता है। तो इसपे अगर आप 1-1, 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट अगर आप लगाएँगे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती हैं, बिकॉज़ क्वेश्चंस होंगे आपके 25-30 हर एक एरिया के, हर एक कैटेगरी के, बट उन्हें सॉल्व करने में आपको 25-30 मिनट ही लगने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप हो सकता है आगे के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दें या फिर नहीं कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखने वाली हैं। एंड अगर आप कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ टाइम पहले से ही, रोज़ 10 टू 12 या 15 क्वेश्चंस आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाए एंड आपको जल्दी से क्वेश्चन रीड करना और समझना आ जाए। So guys, I hope that you are liking the video so far, but here is a very important announcement for all of you. So Sketch School of Art and Creativity is conducting free live demo classes for NID, NIFT and UCED aspirants, and these live demo classes will be conducted by all India expert faculty members who have helped thousands of students to crack the design entrance examination. So guys, क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है रिलेटेड टू डिज़ाइन करियर, पता नहीं होता कि एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर. वी हैव सो मेनी डाउट्स, राइट? एंड इवन अबाउट डिज़ाइन कॉलेजेस, दैट कौन से कॉलेज हमारे लिए अच्छे होंगे, विच कॉलेज टू टारगेट, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स, विच कोर्स विल आई लाइक. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता ही नहीं है. इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग डिज़ाइन एंड डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. यूट्यूब पे हम सर्च करते रह जाते हैं, गूगल पे सर्च करते रह जाते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो इफ़ यू एनरोल इन आवर फ्री लाइव डेमो क्लासेस, वी विल गाइड यू रिगार्डिंग डिज़ाइन एंड डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंप्लीटली. जो भी तुम्हारे डाउट्स है तुम उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हो एंड वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ऑल्सो टू हेल्प यू गाइज आउट, एज दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स कि उनके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं होते हैं ऑफ NID, NIFT एंड UCED. तो उन्हें पता नहीं होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले होते हैं और उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है. सो ऑब्वियसली इन आवर लाइव डेमो क्लासेस वी विल ऑल्सो टेल यू द कंप्लीट सीक्रेट स्ट्रैटेजी दैट वी फॉलो, बट वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू फ्री NID, NIFT एंड UCED प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और भी अच्छे समझ में आएगा कि हम आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उसको कैसे फॉलो कर रहा है. ऑल्सो गाइज, एज आवर कोचिंग इज कंप्लीटली ऑनलाइन, तो हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं इट इज ऑलवेज हेल्ड बिटवीन 8 PM to 10 PM. तो अगर आप अपने स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, सब कुछ मैनेज कर सकते हो आप अलॉन्ग विद द एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, विच इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आपका जो फिजिकल एक्सर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बचता है, आपका जो टाइम है वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाता है. और यही रीज़न है कि हमारे स्टूडेंट्स हर बार NID, NIFT एंड UCED एग्जामिनेशंस को क्रैक कर लेते हैं. सो इफ़ यू हैव मोबाइल, टैब, लैपटॉप, एनीथिंग आउट ऑफ दीज, तो आप आराम से घर बैठे हमारे फ्री डेमो क्लासेस को अटेंड कर सकते हो बिना किसी हासिल के. एंड आवर स्ट्रैटेजी टू टीच द स्टूडेंट्स इज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि हम लोग 3D मॉडल्स के थ्रू, 3D सॉफ्टवेयर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आप ड्राइंग, एप्टीट्यूड, सारी चीज़ों को क्लास में ही ईजिली सीख जाते हो और आपको एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेल्फ स्टडी के लिए. एंड इसी से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक हो जाता है. एंड येस गाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ, कि अगर आपका NID, NIFT या फिर UCED एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता है आफ्टर आवर कोचिंग, then we will provide you full fee refund. 100% fee refund होगा आपको हमारी तरफ से. और ये हम इसीलिए कर रहे हैं because we are 100% confident related to our teaching methods, our strategy and our faculty members are so good कि आप अगर consistent हो और dedicated हो तो आपका 110% या तो NID, या तो NIFT, या तो UCED क्रैक हो ही जाएगा. So this is a win-win situation for all of you, but obviously you don't need to straight away enroll in our coaching. आप पहले free demo classes attend करो. And to enroll in our free demo classes, you simply have to WhatsApp us or call us on the number which is visible on the screen. तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, नंबर को सेव करो और हमें WhatsApp या फिर कॉल करो and book your seat for our free demo classes right now. So see you in the classes guys. अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड कैटेगरी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है.
जिसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड होते हैं आपके स्केचिंग स्किल्स को लेके, आपके कलरिंग स्किल्स को लेके, जहाँ पे जज करते हैं आपको on the basis of power of observation, concept development, design ability, idea of innovation, illustration skills, color knowledge and perspective skills. तो बेसिकली पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम बोले तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम वाले दिन ही अचानक से आ जाएगी, बिकॉज ये चीज़ है ऑब्जर्वेशन करना, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए पहले से। आप इस चीज़ को पहले से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इनोवेटिव आइडियाज ला पाएंगे, एंड आप ऑब्जर्व करके ये भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे में अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कोई बोले कि आपको स्कूल का इंटीरियर बनाना है या फिर टेम्पल का इंटीरियर या चर्च का इंटीरियर बनाना है, तो वहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही काम आएगी। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं और हमारे दिमाग में रह जाती है, ठीक है ये चीज़ वहाँ पे थी तो हमें ये ऐसे ही बनानी है बिकॉज ये ऐसे होती है। एंड आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हो जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होती है। सपोज कीजिए अगर आपको एक क्लासरूम बनाने के लिए ही बोल दिया गया है क्वेश्चन में, तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास क्वेश्चन भी ऐसा है जहाँ पे एक क्लासरूम बनाना है, तो आप ऑब्जर्व करो आसपास कि लोग कैसे बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, वो लोग कैसे डेस्क हैं, कहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, कहाँ पे वाइट बोर्ड है, कहाँ पे डोर्स हैं, विंडोज हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे अपने क्वेश्चन को लेकर। अब बात करें कंसेप्ट डेवलपमेंट की, तो कंसेप्ट डेवलपमेंट आपका आपका क्वेश्चन पढ़ते ही जो सबसे पहला आपका जो प्लान बनता है कि आप उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डालने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे हटाने वाले हैं। तो वो जो जितना भी वो जो प्रोसेस है ना, वो पूरा कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर में आएगा। अब क्या होगा कि आप जब तक आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कुछ भी ड्रॉ करने लग जाएं कि कुछ भी आपने बना दिया एंड वो बन गया, बट हो सकता है आप उससे सेटिस्फाई ना हुआ आगे जाके। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट होता ही अबाउट प्लानिंग है कि आप कैसे प्लान कर रहे हैं अपने सोल्यूशन को कि वो सबसे बेस्ट वे में आप रिप्रेजेंट कर पाए। नाउ डिज़ाइन एबिलिटी, ऑब्वियसली अगर आप डिज़ाइन स्टूडेंट बनना चाहते हैं या फिर आप एक एस्पायरिंग डिज़ाइन स्टूडेंट हैं, तो आपको डिज़ाइन एबिलिटी जैसे कि डिज़ाइन एलिमेंट्स को पहचानना आना चाहिए, कहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ होगी, कहाँ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट वे में परफॉर्म करेगी, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। एंड क्वेश्चन देख के उसके साथ पूरी तरह जस्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आप एक डिज़ाइन स्टूडेंट की तरह सोच पाएंगे। नाउ आइडिया ऑफ इनोवेशन क्या रहेगा कि हम कितना बेसिक लेवल पे सब सोचते हैं कि ओके, अगर हमें क्वेश्चन आया है कि आपको एक आइसक्रीम काउंटर बनाना है, तो आइसक्रीम काउंटर एक जैसे कि सबके दिमाग में होता है कि एक वहाँ पे ऐसे सर्कुलर वे में सेमी सर्कल टाइप का उसका कैप होगा एंड नीचे थोड़ा बहुत डेकोरेशन होगा, देन उसकी एक छोटी सी कार्ट होगी या काउंटर होगा। तो वो सारी चीजें जो हमारे दिमाग में होती हैं कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा होगा, वो आइसक्रीम दे रहा होगा एंड वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। अब क्या है कि आपको इनोवेशन लानी है अपने आइडिया में, तो हो सकता है आप इसको इस बेसिक तरीके से डिज़ाइन ना करके आप एक इनोवेटिव वे में डिज़ाइन करो। जैसे कि आप आइसक्रीम कॉर्नर बनाना है, तो हो सकता है आप उसको किसी और शेप में उसकी मे बी हट शेप में उसका कुछ एक्सटीरियर बनाओ या फिर उसका इंटीरियर डिज़ाइन कर दो पर्सपेक्टिव का यूज करके, जो कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि पर्सपेक्टिव भी हमें ध्यान में रखना है, तभी हम जो भी हम स्केच बना रहे हैं उसको 3D बना पाएंगे थोड़ा। नहीं तो हम बहुत फ्लैट स्केचेस बनाएंगे जो कि एग्जाम में नहीं पसंद किए जाते हैं। आप अगर पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे, आपको बेसिक पर्सपेक्टिव आनी चाहिए, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हम नहीं जाएंगे, बट आपको बेसिक लेवल पे आना चाहिए, तो जैसे कि आप काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइंस और आइडियाज़ बना सकें। देन बात करेंगे इलस्ट्रेशन स्किल की। इलस्ट्रेशन स्किल्स ऐसे कोई सब्जेक्टिव वे में है, बिकॉज ये इलस्ट्रेशन स्किल्स में क्या है कि आपको जैसे आपकी लाइन है वो बहुत ज़्यादा
क्रैक्ड टाइप नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइन स्मूथ होनी चाहिए। आपके अगर कोई भी आप स्केचेस बना रहे हो तो वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपका कोई शीट टेस्ट करे या चेक करे तो वहाँ पे वो समझ ही ना पाए कि आपने बनाया क्या है। लाइक आपने कोई बहुत छोटा-सा बॉय बना दिया और वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि वो किधर देख रहा है, वो क्या कर रहा है या उसके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं या उसकी आईज़ किधर देख रही है। तो ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन स्किल्स में ही यूज़ आएँगी जहाँ पे आप डिज़ाइन एलिमेंट्स को भी साथ में लेके कुछ अच्छा इनोवेटिव बनाओगे। बट ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि हर एक चीज़ बहुत क्लियर हो एंड पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आपके क्वेश्चन का, वो सारी चीज़ सॉल्व कर रहा हो। देन आता है कलर नॉलेज। आपको कलर नॉलेज बेसिक लेवल पे होनी चाहिए, जैसे कि टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, टिंट, टोन, शेड, इन सब में क्या फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें मोनोक्रोमैटिक कलर्स कौन से होते हैं, कंट्रास्टिंग कलर्स कौन से होते हैं। तो क्या है कि आपको जब ये टर्मिनोलॉजीज़ याद रहेंगी ना, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे अब क्वेश्चन में आ गया कि आपको मोनोक्रोमैटिक थीम पे कुछ स्केच करना है, तो आपको जब तक इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे उसको पूरा कंडीशन को कवर अप करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको बेसिक लेवल पे कलर नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% ऑफ वेटेज होती है एंड टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का, जहाँ पे आपकी हैंड्स ऑन स्किल्स को इवेलुएट किया जाता है, जहाँ पे आपकी मटेरियल हैंडलिंग स्किल्स को एवेलुएट किया जाता है, जिसके अंडर में जो क्राइटेरिया है आपकी स्किल्स को जज करने का, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है कि नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है वो कंसेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है एंड वो अलग वे में आंसर करते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्वेश्चन को लेके, कंसेप्ट को लेके, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं जब भी कोई पर्सन आपको आपकी शीट को इवैल्यूएट करेगा, आपके डिज़ाइन को। अब नॉलेज ऑफ टॉपिक असाइन्ड, अब जितना जैसे कोई भी टॉपिक उन्होंने दिया है, क्वेश्चन में जो भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, थीम के बारे में बात हो रही है, क्या आप उस चीज़ को अच्छे से जानते हैं? क्या आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज है? वो आपके प्रोजेक्ट का जो एंड रिजल्ट होगा वो उससे पता ही पड़ जाएगा कि आपको उस बारे में कितनी समझ है। अगर डिज़ाइनर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आया है तो आपका समझ लीजिए कोई आपके फेवरेट डिज़ाइनर के लिए आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है। तो वो सारी चीज़ें ना आप तभी कर पाएँगे जब आपको बहुत अच्छे से उस पर्सन के या फिर उस टॉपिक या थीम के बारे में नॉलेज होगी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड कंट्रीब्यूशन मेड टू द टॉपिक, आपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कितना स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ बनाई है या फिर टू द पॉइंट कोई भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपने बनाया है या फिर टू द पॉइंट आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो एफिशिएंसी भी देखी जाती है। अब इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनोवेशन कैसे ला सकते हैं हम अपने डिज़ाइंस में, वो सारी चीज़ें भी आपकी इवैल्यूएट होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कोई भी डिज़ाइन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, तो उसको सॉल्व करने का अप्रोच आपका कैसा है? पॉज़िटिव अप्रोच के साथ आप सॉल्व कर रहे हैं, आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहे हैं, वो मैनर भी काफ़ी देखा जाएगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर या नहीं, जब आप कोई भी काम करते हैं, तो आप कितना ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, कितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी से करते हैं या फिर बस कर देते हैं। इसमें डिफरेंस पता पड़ जाता है जब आप प्रोजेक्ट उनके सामने लेके जाएँगे। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसपे आपको एक राइट अप लिखना होता है, जिसमें आपको उससे इलैबोरेट करना होता है कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स में, जैसे 500 वर्ड्स दे देंगे, लिमिट होती है वर्ड्स की, या फिर 1000 वर्ड्स में आपको की लिमिट में आपको बताना है कि वो आपने कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, उसका अप्रोच क्या है या फिर उसका थीम क्या है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी एक पार्ट है जो कि आपको कवर करना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपने जो भी चीज़ बनाई है वो तब तक सामने वाला नहीं समझ पाएगा एंड जस्टिस नहीं कर पाएगा उसके साथ, जब तक उसके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि आपने क्या बनाया है। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी वन ऑफ द मेजर पार्ट है सिचुएशन टेस्ट को कवर करने का।
तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया NIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे कि जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के अंडर में जितनी भी कैटेगरीज आती हैं उन्हें हमने डिटेल में बताया। एंड सेकेंड राउंड में सिचुएशन टेस्ट जो होता है उसे भी डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछें। एंड आज की वीडियो में इतना ही। Thank you so much and all the best for your future, guys.